वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करते हुए अब हम पढ़ते हैं न्यूरल कंप्लीट करने के बाद केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में अब हम पढ़ेंगे पहला पार्ट जो है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स के बारे में। टाइप ऑफ कीमो रिसेप्टर्स की जब बात करें तो इसे तीन में डिवाइड किया गया। पहला है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, दूसरा है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स और तीसरा है पल्मोनरी एंड मायोकार्डियल कीमो रिसेप्टर्स। तो आज के चैप्टर में हम पहला पार्ट पढ़ेंगे केमिकल पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स के बारे में। तो अगर आपको चैप्टर समझ में आए, अच्छा लगे, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चैप्टर शुरू करते हैं। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इस पर अक्सर शॉर्ट नोट्स जो है वो पूछा जाता है। तो केमिकल फैक्टर्स की वजह से जो स्टिमुलेट होते हैं, इसीलिए इसे कीमो रिसेप्टर्स बोलते हैं। अब चूँकि इसमें जो केमिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये स्टिमुलेट होते हैं, दैट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड पीएच ऑफ ब्लड। केमिकल फैक्टर्स दैट रेगुलेट रेस्पिरेशन थ्रू कीमो रिसेप्टर्स। सो फाइनली ये कीमो रिसेप्टर्स क्या है? दे आर सेंसरी नर्व एंडिंग्स हाईली सेंसिटिव टू चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड पीएच ऑफ ब्लड। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसकी वजह से पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स जो है वो रेस्पिरेशन के लिए स्टिमुलेट हो जाते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो चूँकि हमने आपको बताया कि इस चैप्टर में हम पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो बच्चों अगर कोई शॉर्ट नोट आता है या इससे रिलेटेड एमसीक्यू वाइवा वॉइस क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो आप चैप्टर्स को समझ के अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स इट इंक्लूड कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडीज़। अब ध्यान रखिए, कैरोटिड बॉडीज़ कहाँ लोकेट होती है? लोकेटेड ऑन आइदर साइड नियर बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये आर्च ऑफ एओर्टा, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी का बाइफर्केशन हुआ। अंदर वाली जो ये है इंटरनल कैरोटिड, बाहर वाली ये है एक्सटर्नल कैरोटिड। तो यहाँ जो बॉडी सिचुएटेड होती है उसे बोलते हैं कैरोटिड बॉडीज़। दूसरी होती है एओर्टिक बॉडीज़। एओर्टिक बॉडीज़ 2 और मोर इन नंबर हो सकती हैं, लोकेटेड नियर आर्च ऑफ एओर्टा। ये रही एओर्टिक बॉडीज़। तो इनकी लोकेशन आप देख लीजिए। यहाँ से जो इम्पल्स है वैसोमोटर सेंटर और रेस्पिरेटरी सेंटर दोनों में जा रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ से। तो लोकेशन मालूम होने के बाद अब हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये बेसिकली कंसिस्ट होती हैं एपिथेलियल सेल से। मेन मास ऑफ बॉडी कंसिस्ट ऑफ आइलैंड्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स एंड नर्व फाइबर्स। और जो इसमें एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। इसे टाइप 1 और टाइप 2 सेल्स भी कहते हैं। टाइप 1 को ग्लोमस सेल्स भी कहते हैं। एमसीक्यू वाइवा वॉइस क्वेश्चंस में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। माइन्यूट लेवल की जो ये चेंज क्वेश्चंस होते हैं या एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आप मेंशन कर पाते हैं। तो टाइप 1 और ग्लोमस सेल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दे हैव डेंस कोर ग्रैन्यूल्स कंटेन कैटेकोलामाइंस प्रोबेबली डोपामीन। तो जो ग्लोमस सेल्स होती हैं उनमें डेंस कोर ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसमें कैटेकोलामाइंस होते हैं और इसमें सबसे मेनली क्या देखने को मिलता है? डोपामीन। टाइप 2 जो सेल्स होती हैं प्रोबेबली ग्लियल सेल्स होती हैं और क्लोजली अप्लाइड टू टाइप 1। टाइप 1 के पास होती है ग्लियल सेल्स होती हैं, प्रोमोट करती हैं ग्रोथ को। जो कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज़ होती हैं इनको जो ब्लड सप्लाई होती है वो बॉडी में सबसे हाईएस्ट लेवल पे होती है। इट इज़ अबाउट 2000 ml पर 100 ग्राम पर मिनट प्रत्येक, यानी कैरोटिड और एओर्टिक बॉडी को। इनका फंक्शन कैसे होता है? तो बेसिकली दे रिस्पॉन्ड टू, ये जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं एओर्टिक और कैरोटिड बॉडीज़, ये किसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं? कब करते हैं? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है, इंक्रीज्ड इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इंक्रीज H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इन आर्टेरियल ब्लड। तो जब ये इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में स्टिमुलेट हो जाते हैं तो ये आगे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? यहाँ से आफ्रेंट इम्पल्स जो है कीमो रिसेप्टर से कहाँ जाएंगे? स्टिमुलेट करेंगे डॉर्सल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स को। डॉर्सल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स ध्यान आते ही आपको याद आना चाहिए आई न्यूरॉन्स के बारे में बात हो रही है।
लीड टू इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पायरेशन कॉल्ड हाइपरवेंटिलेशन। सो फाइनली यहाँ से इम्पल्स जाएगा और ये क्या करेगा, DRG ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करेगा और रेट और डेप्थ ऑफ रेस्पायरेशन जो बढ़ा देगा, जिसे बोलते हैं हाइपर वेंटिलेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पे कई बार MCQs क्वेश्चन बस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स आर ओनली साइट्स दैट डिटेक्ट चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। केवल यही वो साइट है जहाँ पे ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, वो डिटेक्ट किया जा सकता है। कैरोटिड बॉडीज़ और एओर्टिक बॉडीज़ में कुछ माइन्यूट डिफरेंस होते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए। जो कैरोटिड बॉडीज़ है वो 7 टाइम्स ज़्यादा स्टिमुलेट करती है रेस्पायरेशन को दैन एओर्टिक बॉडीज़। तो कैरोटिड बॉडीज़ 7 गुना ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से स्टिमुलेट करती है रेस्पायरेशन को इन कंपैरिजन विद एओर्टिक बॉडीज़, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रेट और डेप्थ ऑफ रेस्पायरेशन ये इंक्रीज हो जाती है बहुत ज़्यादा बाय स्टिमुलेशन ऑफ कैरोटिड बॉडीज़, जबकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है बेसिकली बाय एओर्टिक बॉडीज़। और स्मॉल अमाउंट ऑफ वेंटिलेशन जो है वो किसके थ्रू होता है, एओर्टिक बॉडीज़ के थ्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ वाइवा बस क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा। वाइवा में पूछे जाते हैं कि एओर्टिक बॉडीज़ या एओर्टिक बॉडीज़ में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तौर पे स्टिमुलेट रेस्पायरेशन कौन करता है, या रेट और डेप्थ ऑफ रेस्पायरेशन को किसके थ्रू ज़्यादा बढ़ाया जाता है, या फ्रिक्वेंसी किसके थ्रू बढ़ाई जाती है। अब ये जो स्टिमुलेशन हुआ, इसकी क्या मैकेनिज्म होती है, कैसे होता है ये प्रोसेस। सो मेनली स्टिमुलेटेड बाय हाइपोक्सिया, यानी जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाइपोक्सिया एट टिश्यू लेवल, तो एट दैट कॉज रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाय ग्लोमस सेल्स। तो हमने पढ़ा था दीज आर टाइप 1 सेल्स, ठीक है, और यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जो आगे अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो यूजुअली साइकिल बिगिन फ्रॉम हाइपोक्सिया, लीड टू डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स that present in cell membrane of glomus cells that lead to decrease potassium efflux। तो पोटेशियम का efflux अगर कम होगा, जो कि डिपेंड करेगा कि कितना efflux कम होगा, कि ये कितने लेवल पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, इसी हिसाब से ये पोटेशियम का efflux जो है वो डिक्रीज होगा। एंड दैट कॉज डीपोलराइजेशन ऑफ ग्लोमस सेल्स इन प्रोपोर्शन टू फॉल इन PO2 दैट कॉज ओपनिंग ऑफ L टाइप कैल्शियम चैनल्स इन ग्लोमस सेल मेम्ब्रेन, और कैल्शियम चैनल्स की ओपनिंग होगी दैट लीड टू इंक्रीज कैल्शियम इन्फ्लक्स, और सेल्स में कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा। दैट कॉज ट्रिगर द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि रिलीज करेगा न्यूरोट्रांसमीटर को विच स्टिमुलेट आफ्रेंट नर्व एंडिंग्स, जो कि आफ्रेंट नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करेंगे। और यहाँ के बाद आपको ध्यान आना चाहिए जो हमने आपको पढ़ाया था आफ्रेंट इम्पल्स टू रेस्पिरेटरी सेंटर में, कि यहाँ से आफ्रेंट इम्पल्स जो है वो कहाँ जाएंगे, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को। तो डॉर्सल ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स के पास इम्पल्स जाएंगे। फाइनली इंटीग्रेटर न्यूरॉन्स जो है और IOS न्यूरॉन्स को इनहिबिट करेंगे, और आई न्यूरॉन्स जो है वो इंस्पायरेशन को बढ़ा देंगे। दूसरा एपिनोएसिस हो जाएगा। तो ओवरऑल जो रेस्पिरेटरी सेंटर का न्यूरल कंट्रोल है वो वहाँ से यहाँ से जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, और रेस्पिरेशन की रेट एंड डेप्थ जो है वो बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं आगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, कौन से फैक्टर्स जो है वो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स को अफेक्ट करते हैं। पहली बात करते हैं, अगर एलिवेटेड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अगर 10 mmHg से भी ज़्यादा हो जाता है दैन इट स्टिमुलेट पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेन इफेक्ट पड़ता है वो कीमो रिसेप्टर्स पे पड़ता है, खासतौर पे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर। दूसरा होता है ऑक्सीजन टेंशन वर्सेस ऑक्सीजन कंटेंट। तो यूजुअली मॉनिटर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रेदर दैन इट्स टोटल कंटेंट। तो टोटल कंटेंट की बजाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को ही मॉनिटर करते हैं। तो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फॉल हो जाता है 60 mmHg से कम हो जाता है तो पेरिफेरल रिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। अनदर अगर बात की जाए तो है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है यानी pH कम हो जाती है बाय द लिमिट ऑफ 0.1 यूनिट दैन इट स्टिमुलेट पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। नेक्स्ट आता है पॉइंट एस्फाइक्सिया।
अगर ऑक्सीजन कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स जो है स्टिमुलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट कारण आ सकता है इंक्रीज इन पोटेशियम लेवल्स दैट ऑल्सो स्टिमुलेट रिसेप्टर्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ हाइपोक्सिया। और ये ज़रूरी नहीं है कि प्लाज्मा में पोटेशियम लेवल केवल हाइपोक्सिया पे ही स्टिमुलेट करे, एब्सेंस ऑफ हाइपोक्सिया में भी अगर पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ये स्टिमुलेट कर देता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स को। तो इंक्रीज इन पोटेशियम लेवल सपोज ड्यूरिंग एक्सरसाइज दैट कॉज एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हाइपरवेंटिलेशन। सो फाइनली ये ऑल फैक्टर्स हैं जो केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स के अंतर्गत आते हैं और केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रेगुलेशन में होता है। तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।